स्वागत है प्यारे बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता इसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा और उस पर आधारित प्रश्नों को बनाया। आज का जो लेक्चर रहेगा ये उसी कड़ी की आगे की कड़ी है जिसमें हम लोग कुलरॉश के नियम को जानेंगे और ये अपने आप में समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत होता है। और कई बार ना बच्चों को ना ये टफ लगता है। कारण क्या है कि इसको एक्सप्लेन करने के जो लेटर्स हम यूज़ करते हैं ना, मतलब जो इसके सिंबल यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा इसमें असहजता जाती है, थोड़ा लगता है कि यार ये टॉपिक टफ है। बट ऐसा कुछ नहीं है। पूरे 12वीं रसायन का सबसे आसान टॉपिक है कुलरॉश का नियम। यकीन करिए, अभी हम बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, अरे दाई हे दादा इतना आसान था ये। चलिए ठीक है, देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और बात कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का समझ लीजिए एंडिंग है, मतलब आज हम लोग पूरे के पूरे विद्युत रसायन को कंप्लीट कर रहे हैं। बट अगर कोई गलतीवश भूलवश एक आध टॉपिक अगर छूट गया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर अलग से वीडियो भी ला दूंगा। क्योंकि देखो, आप अच्छा पढ़ाई करो, बाकी मेरे प्रयास में 1% की कमी नहीं होने दूंगा ना मैं। ठीक, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत, और वो है कुलरॉश का सिद्धांत, या इसको हम लोग कुलराउश का सिद्धांत भी कहते हैं। अब ये कुलरॉश का नियम वास्तव में किस बात की व्याख्या करता है, तो मैंने पहले ही आप लोग को मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता पढ़ा रखा है, जस्ट एक वीडियो पहले। वहाँ पर आपने अगर मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता को समझा है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है ना, यहाँ बहुत आसान हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। एक और ख़ास बात कि जो आप मोलर चालकता ले रहे थे वो आप किसी भी रेंडम कंसंट्रेशन पर ले रहे थे ना, मतलब किसी भी सांद्रता पे ले रहे थे। यहाँ पर आपको दो केस लेना है कि जब आप लोग तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता जब आप लेते हैं तो आप किसी भी सांद्रता पे लेंगे तो वहाँ पर मैं C से रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसको मैं क्या पढ़ा, मोलर चालकता, और यहाँ C लगा दिया तो किसी पर्टिकुलर सांद्रता पर। सिमिलरली आपको एक दूसरा केस लेना रहेगा, मोलर चालकता लेना रहेगा, और वो लेना रहेगा अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। सेम ऐसे तुल्यांक के लिए होगा। ये क्या हो गया, तुल्यांक चालकता किस पर, किसी भी सांद्रता पर, और ये क्या पढ़ाएगा, तुल्यांक चालकता कब, अनंत तनुता पर। ठीक, कई बार इसको ऐसे इन्फिनिटी के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और कई बुकों में इसको केवल O लिख दिया रहता है। मतलब सेम है ना, ये अनंत तनुता की व्याख्या कर रहा है। किसकी व्याख्या कर रहा है, अनंत तनुता की व्याख्या कर रहा है। मतलब चाहे ये दे चाहे ये दे, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ये चीज़ मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में कुलरॉश के नियम में इन्हीं का पूरा उपयोग करना है। अब क्यों इन्हीं का उपयोग करना है, तो भैया कुलरॉश का जो नियम था ना, कुलरॉश का नियम, या केमिस्ट्री में आप कोई भी नियम पढ़िए, आप हेनरी का नियम पढ़िए, आप ओस्टवाल्ड का नियम पढ़िए, या आप कोई भी नियम पढ़ लीजिए, कुलरॉश का नियम पढ़ लीजिए। सारे के सारे जो केमिस्ट थे, मतलब जो रसायनविद थे, वो सभी के सभी केमिस्ट्री में सारे काम किस पे हुआ है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों पे हुआ है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे हुआ है। अब बात यह है कि सर प्रबल पे क्यों नहीं हुआ, तो बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं ना, उनका जो अल्फा होता है, वियोजन की कोटि, वो नियरली 1 होता है, और जब वो 1 होता है तब वो फिक्स है। अब फिक्स है तो हमको निकालने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है। इसलिए सारा पढ़ाई, चाहे आप हेनरी पढ़ें, ओस्टवाल्ड पढ़ें, या आप कुलरॉश को पढ़ें, सारी पढ़ाई किसके लिए चलनी है, दुर्बल विद्युत अपघट्य या अति तनु विलयन या अनंत तनुता वाले विलयन। तो कुलरॉश भी किसके लिए व्याख्या करेगा, अनंत तनुता वाले विलयन की। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे इसकी परिभाषा बनेगी कि किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, चाहे आप उसकी तुल्यांक चालकता लो, अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या उसकी मोलर चालकता, कोई भी आप ले सकते हो, मोलर चालकता, उसके अपघट्यों, अपघट्य मतलब क्या,
भैया एक विद्युत अपघट्य के अपघट्य क्या होते हैं? जैसे मान लो कॉपर सल्फेट एक विद्युत अपघट्य है, तो उसके अपघट्य कौन होंगे? Cu+2 SO4-2। मतलब अपघट्य का मतलब ही हो गया धनायन या ऋणायन के बारे में बात कर रहा है। धनायन या ऋणायन, धनायन या ऋणायनों की अनंत तनुता पर, ये अनंत है, अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तुल्यांक चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या है ये स्टेटमेंट? ये मैं पूरी अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि बराबर होती है। ये कौन कहा? कुलरॉश ने कहा। किसके लिए कहा? तो अनंत तनुता पर, मतलब अति तनु विलयन के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है? अति तनु विलयन के लिए बात हो रही है। और उन्होंने क्या कहा है कि जो मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता आएगी, मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता कहाँ? अनंत तनुता पर। किसी भी यौगिक का, किसी भी यौगिक, मान लो मैं AB यहाँ पर एक यौगिक मान लिया HCl टाइप का, तो उस समय आपसे कहा गया है कि जो मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता आती है वो उसके अपघट्यों मतलब धनायनों और ऋणायनों के अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकताओं के योग के बराबर होती है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है तुल्यांक चालकता को चाहे तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, या कई बार हम लोग इसको लैम्डा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। किससे? लैम्डा के सिंबल से। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे लैम्डा लेता हूँ, तो लैम्डा क्या लूँगा? A+, लैम्डा क्या लूँगा? B-। ये आयन बन गए ना, AB के आयन। आपको ये कहाँ लेना है? ये आपको अनंत तनुता पे लेना है। तो आयनों का जो अनंत तनुता पे तुल्यांक चालकता आएगा, उनका जो योग आएगा वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता की क्या आएगा? बराबर आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, एक आध सवाल बनाता हूँ, चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने आपसे कहा आपको अनंत तनुता पे, कई बार ऐसा है केवल एक जीरो देगा तो भी क्लियर रखना, NaCl का लाना है, तो अनंत तनुता पे मोलर चालकता लानी है किसकी? NaCl की। तो वो क्या हो जाएगा? अनंत तनुता पे तुल्यांक चालकता होगा Na+ आयन का, और साथ ही साथ में अनंत तनुता पे तुल्यांक चालकता आएगा Cl- का। याद रखो मोलर चालकता लाना है, पर इधर आप क्या ले रहे हो? तुल्यांक चालकता। इधर क्या ले रहे हो? तुल्यांक चालकता। तो मोलर चालकता यौगिक का तुल्यांक चालकताओं के योग की क्या होगा? उनके आयनों के योग की क्या होगा? बराबर होगा। कब? जब आप बात कर रहे होंगे अनंत तनुता की, मतलब हाईली डाइल्यूट टाइप के सॉल्यूशन की। अनंत तनुता को आप नॉट से भी दर्शाएंगे या इन्फिनिटी सिंबल से भी दर्शाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा प्यारे बच्चों, मान लो हमें ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ध्यान देना ना सब लोग, AXBY टाइप का कंपाउंड है। किस टाइप का कंपाउंड है? AXBY। जैसे देख लो, मैं यहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल बताता हूँ, कई बार हमको एग्जाम्पल से ही ना चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आने वाली हैं। Al2O3 है, आपको अनंत तनुता पे इसकी मोलर चालकता लानी है। कोलराश के नियम को अगर मैं लगाता हूँ तो कोलराश कहता है कि जो मोलर चालकता आती है अनंत तनुता पे, वो अनंत तनुता पे तुल्यांक चालकता जो होती है ना आयनों की, उनके योग के बराबर होगा। मतलब कि ये तुल्यांक चालकता आ गया अनंत तनुता पे किसका? Al पे क्या चार्ज आएगा? +3 चार्ज आएगा। कितने Al हैं? 2, तो यहाँ सामने 2 का मल्टीप्लाई कर देना। प्लस ऑक्सीजन पे हमेशा क्या चार्ज आता है? ऑक्सीजन पे चार्ज आता है -2। और कितने ऑक्सीजन थे? 3, तो यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी यहाँ पर अणुओं की संख्या दी रहेगी आपको उसको यूज़ करना रहेगा। सिंपल सी बात है। तो आप देखिएगा टोटल धनावेश कितना आया? +3 × 2 6, और टोटल ऋणावेश क्या है? 3 × -2 6। मतलब जो यौगिक है वो अपने आप में क्या है? उदासीनता को मेंटेन किए हुए है। तो मैं इसी चीज़ से इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँगा तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा? ध्यान दो, x की वैल्यू यहाँ कितनी थी? 2 थी, और y की वैल्यू कितनी दिख रही थी? 3 दिख रही थी। यहाँ पुट करो तो ये सीधे सीधे आएगा x टाइम 2 सामने आया ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या लेना है? a की पावर में +3 आया। +3 किसकी वैल्यू है? y की, मतलब +y प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर आप लोग अब क्या डालेंगे? y टाइम्स b की पावर में -x। तो ये बन गया आपका एक जनरल सा फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमको तो यौगिक को तोड़ने तो आता ही है और चीज़ें बनाने तो आ ही जाती हैं। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोल दूं
कि आप अनंत तनुता पे मोलर कंडक्टेंस लाओ, किसका लाओ, तो आप ला लो H3PO4 का, फास्फोरिक एसिड का। कैसे टूटेगा भैया, ये हो जाएगा तुल्यांक चालकता, कहाँ पर, अनंत तनुता पे, किसका, H प्लस आयन का। कितने हैं भैया, 3 है, तो 3 का गुणा, प्लस फिर से लोगे तुल्यांक चालकता, कहाँ पर, अनंत तनुता पे, किसका, फॉस्फेट आयन का, PO4-3। और ये PO4 कितने हैं, केवल 1 है, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये है आप लोग का कुलरॉश का नियम, जिसमें चीज़ों को क्या करना है, सीधे सीधे जोड़ना ही है। सबसे आसान नियम होता है कुलरॉश का नियम, बस इसके जो सिंबल होते हैं ना वो हमको कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं है। ये ऐसा सिंबल रहेगा पहाड़ टाइप का, तो आप समझ लेना ये मोलर चालकता का है, और लैम्डा जब भी लिखा रहेगा तब ये तुल्यांक चालकता का है। ठीक, कुलरॉश ने क्या कहा कि किसी भी यौगिक का मोलर चालकता कहाँ पर, अनंत तनुता पर, उसके आयनों के तुल्यांक चालकता कहाँ पर, अनंत तनुता पर के योग की क्या होता है, बराबर होता है। यही है छोटा सा प्यारा सा कुलरॉश का नियम। अब हम सवाल लगाएंगे तो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलिए एक छोटा सा सवाल, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है ना, तो बनाना है, ठीक है, अच्छे से मन से। क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों के आधार पर CaCl2 और MgSO4 के अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता का मतलब क्या हो गया, ये चाहे तो आप यहाँ इन्फिनिटी ले सकते हो, चाहे आप केवल नॉट लगा सकते हो, बात तो सेम ही रहती है कि क्या करना है, गणना करना है, और आपको ये डाटा आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हमने जो कुलरॉश के नियम से सीखा है उसको तो पहले हम लगाए। कुलरॉश जी ने हमें ये सिखाया कि अनंत तनुता पर अगर मोलर चालकता चाहिए होगी किसकी, CaCl2 की, तो प्यारे बच्चे ये सीधे सीधे किस में टूट जाएगा, क्या लेंगे, अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता। चाहिए मोलर चालकता, पर नियम के हिसाब से हमको लेना क्या है, तुल्यांक चालकता। अच्छा, तुल्यांक चालकता भी चाहिए होता ना, तो भी हम राइट साइड तुल्यांक चालकता ही लेते। तो मोलर चालकता चाहिए या तुल्यांक चालकता चाहिए, आयनों का आप केवल तुल्यांक चालकता ही लेंगे, आयनों का आप मोलर चालकता नहीं सोचेंगे। यौगिक की मोलर चालकता हो सकती है, ये जब आयन बनेगा ना तब आपको केवल तुल्यांक चालकता ही लेना रहेगा। कहाँ पर, अनंत तनुता पर। तो यहाँ से इसको जब मैं ब्रेक करूँगा तो Ca पे तो +2 चार्ज आएगा, Cl पे -1 चार्ज आता है, पर Cl है कितने, 2 हैं, तो 2 का गुणा करा दीजिए। अब आपको बस क्या करना है, मान को ला के रखना है। तो Ca+2 का अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता का मान दिया था 119 प्लस, हमको पता है 2 टाइम्स Cl- का क्लोराइड आयन का अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता दी हुई थी कितनी, 76.3। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व कर दो, तो 2 का गुणा हो गया, ये 6, 2 × 12 और ये 15। सीधे सीधे जब आप ऐड करेंगे तो ये 0.6 हो गया, 9 × 2 = 11, 6 और ये हो गया 2। तो ये फाइनली हमें कितना मिल गया, 1 मिनट, 9 × 2 = 11, 6 7 हो गया ना, ये तो 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सीधे सीधे कुलरॉश के नियम में क्या करना पड़ रहा है हमको, चीज़ों को बस जोड़ना घटाना ही तो है, यही तो है कुलरॉश का नियम। अब मैं आपको समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा था कुलरॉश का नियम सबसे आसान सवाल बनाता है, सबसे आसान नियम है, क्योंकि इसमें चीज़ों को बस गुणा करो, जोड़ो, क्लास 3री-4थी का काम होता है। बस वही है, सिंबल्स पे और कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट भी कर रहा था। ठीक, अब चलो MgSO4 का तो बना ही लोगे ना कि भैया अनंत तनुता पर MgSO4 की जो मोलर चालकता आएगी कुलरॉश के नियम के हिसाब से, वो अनंत तनुता पर मैग्नीशियम आयन की तुल्यांक चालकता और अनंत तनुता पे सल्फेट आयन की तुल्यांक चालकता की क्या होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि MgSO4 को जब आप ब्रेक किए रहते तो ये कैसे टूटे रहता, Mg+2 प्लस ऑफ SO4 -2, इस पे +2 चार्ज आ रहा है, इस पे -2 चार्ज आ रहा है, उसको ध्यान में देखने की जरूरत नहीं है ना। कितने मोल थे, परमाणुओं की संख्या पे ध्यान जाना चाहिए, चार्ज क्या आ रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। डाटा रखिए, Mg+2 की तुल्यांक चालकता अनंत तनुता पे दी हुई है, कितनी, 106 दी हुई है, ठीक, प्लस SO4 -2 की 160 दी हुई है। तो भैया सिंपली ये तो सॉल्व होने से 266 आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
तो इस तरीके से कोलरॉश के नियम के सवाल रहेंगे। हालांकि एक दो वैरायटी और है, आप फिलहाल इसको नोट कीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक और सवाल हमारे सामने आ गया है। क्या कहता है कि Al2SO4 थ्राइस के विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। मतलब हमको सवाल में क्या दिया, हमको मोलर चालकता दे दिया, अनंत तनुता। इसको आप इन्फिनिटी भी लिखो या नॉट लिखो, बात बराबर है ना, ठीक है, घबराने का नहीं है। किसका दिया है? Al2SO4 थ्राइस का दिया हुआ है। ओके, ये वैल्यू आपको दी हुई है कितनी भैया? 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, आगे आपसे बोल रहा है कि जो सल्फेट आयन है उसका तुल्यांक चालकता, लैम्डा का मतलब ही क्या होता है? तुल्यांक चालकता। तो तुल्यांक चालकता दिया हुआ है कहाँ पर? अनंत तनुता पे। यहाँ नॉट ले लिया है, तो चलो आप भी इसको नॉट ले लो। मैंने तो पहले ही बोला, इन्फिनिटी लो चाहे नॉट लो, कहानी तो सेम ही चलनी है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया है। प्यारे बच्चों, एक्चुअल में इसको पर इक्विवेलेंस देना चाहिए था, प्रति तुल्यांक देना चाहिए था, पर मोल भी दे दे। तो ऐसे यूनिट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में मत आना। सवाल है कैसे सॉल्व करना है, उस पर फोकस करना। आपसे डिमांड कर रहा है कि Al+ आयन जो आ रहा है इसकी अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता की गणना करो। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने तो अभी अभी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा? कोलरॉश के नियम से, लिख लीजिएगा, कोलरॉश के नियम से कि मोलर चालकता अगर Al2SO4 थ्राइस की लानी होगी, ठीक, तो वो सीधे सीधे किसकी इक्वल हो जाएगा? एल्यूमिनियम आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता। अच्छा, कितने एल्यूमिनियम आयन है? 2, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, प्लस सल्फेट आयन की तुल्यांक चालकता कहाँ पर? अनंत तनुता पे। कितने सल्फेट आयन है? सल्फेट आयन हमको दिख रहे हैं 3, तो यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमको सारी वैल्यूज पता है, उनको उठा उठा के बस रखना है। आपको ये वैल्यू दी हुई थी कितनी? 858 इक्वल टू 2 टाइम्स तुल्यांक चालकता ऑफ एल्यूमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 3 टाइम्स इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है ना सवाल में, कितनी? 160। तो यहाँ से हो गया 858, ये हो गया 160 गुणा 3 करूँगा 480 आएगा। उस 480 को जब मैं इधर ला लूँगा तो माइनस हो गया ये 480, क्या हो गया? 2 टाइम्स तुल्यांक चालकता अनंत तनुता पर किसका? एल्यूमिनियम आयन का। तो हमें अगर एल्यूमिनियम आयन की तुल्यांक चालकता चाहिए अनंत तनुता पर, तो वो हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, तो जब इसको माइनस करूंगा 8 7 3, 2 टाइम्स एल्यूमिनियम आयन की तुल्यांक चालकता 378 आया। ठीक, यूनिट तो आपको पता ही है। तो भैया केवल अगर एल्यूमिनियम आयन की तुल्यांक चालकता चाहिए थी तो वो हो जाता 378/2, मतलब 189 यूनिट क्या हो गया? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस लेना चाहिए। बट सवाल में अगर पर मोल लेके चल रहा है तो घबराओ मत, आप वैसा ही मेज़र कर लो। तो ये आया हुआ सवाल था और कितना आसानी से बन रहा है। कोलरॉश के नियम को आपको कैसे लगाना है, ये पूरी बातें अब आप समझ पा रहे हैं। इसको नोट कीजिए बच्चों। चलिए, तो एक और प्यारा सा सवाल इस बार दिया है, और ये सवाल थोड़ा ना अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना उससे थोड़ा अलग होने वाला है। कैसे अलग होने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा। इस बार तो सवाल, चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं। बोल रहे एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करनी है। मतलब हमको क्या लाना है? अनंत तनुता पे मोलर चालकता लाना है। किसकी भैया? एसिटिक अम्ल की। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। सवाल देख के मुझे एक बात समझ में आया कि भैया यहाँ पर ना कोलरॉश का नियम नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया कोलरॉश के नियम में तुल्यांक चालकता दी जाती है, और ये सारे के सारे क्या है? HCl की मोलर चालकता अनंत तनुता पे, सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता है अनंत तनुता पे, सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता है अनंत तनुता पे। मतलब इस बार सवाल में केवल हमको किस पे बात करने बोल रहे हैं? मोलर चालकता। जबकि कोलरॉश में क्या होता है? लेफ्ट में मोलर चालकता आती है तो राइट में तुल्यांक चालकताओं को लेते हैं। पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कोलरॉश का नियम आप तब लगाना ना जब उस यौगिक का उसके आयनों के साथ संबंध बने। समझ में आ रही बात है? यहाँ आपसे बात किया गया है एसिटिक अम्ल का, और आपको दिया गया है HCl, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड। ये इसके आयन तो नहीं है। मतलब यहाँ कोलरॉश के नियम को दिमाग में रख के कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए,
एक साइंस के स्टूडेंट का दिमाग लगाइए, और साइंस के स्टूडेंट के दिमाग से ये बात समझ में आती है कि ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, चौथी चीज़ मुझे लानी है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों चीज़ों का उपयोग करके मुझे उसका मान लाना है। तो आप एक बात समझिए कि मैं कैसे एसिटिक अम्ल को ला पाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं सोडियम एसीटेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करा देता हूँ। जब इसमें HCl का अटैक होगा तो आपको पता है यहाँ का Na+ और यहाँ का Cl- क्या बन के निकल गया, NaCl, और यहाँ का जो H है वो इसके साथ आके जुड़ गया और ये क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया। आया समझ में? तो प्यारे बच्चों, आप साफ साफ देख पा रहे हो कि इस केमिकल रिएक्शन में ये 3 चीज़ें थी, चौथी अननोन थी। अगर ये केमिकल रिएक्शन तैयार हो गया है तो यहीं से आपको सीधे सीधे फॉर्मूला मिल जाएगा कि मोलर चालकता सोडियम एसीटेट प्लस मोलर चालकता अनंत तनुता पे किसका, HCl का जोड़ने से इक्वल आएगा, किसके इक्वल, मोलर चालकता ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, एक बार केमिकल रिएक्शन बन गया ना, अब बस अनंत तनुता पे सबके सामने क्या लिखते जा रहा हूं मैं, मोलर चालकता। सिंबल बस गंदा लगता है इसलिए ये टॉपिक बच्चों को हार्ड लगता है, बट जोड़ना घटाने वाला तो काम करना है बच्चों। कितना सिंपल हो रहा है ये। यहाँ पर क्या लिखोगे, NaCl। हमें मतलब किससे, हमें मतलब है एसिटिक एसिड से। तो यहाँ से मैं साफ साफ समझ पाऊंगा कि जो एसिटिक एसिड की मोलर चालकता आएगी, ठीक, एसिटिक एसिड की मोलर चालकता आएगी कहाँ पर, अनंत तनुता पर। किसकी, एसिटिक अम्ल की। वो सीधे सीधे इक्वल हो जाएगी। एक काम कीजिए, इसको आप इधर ला लेते, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ ना, थोड़ा मैं लेफ्ट की चीज़ को राइट में लिख रहा हूँ और राइट की चीज़ को लेफ्ट में लिख दिया, चलना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पे मोलर चालकता किसका, सोडियम एसीटेट का, प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसका, HCl का। ये जो NaCl था ये इधर आके क्या हो गया रहता, माइनस, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसका, NaCl का। बात समझ में आया? तो अब क्या करना है, अब आपको इसका मान निकालना था। ये तीनों मान तो आपको दिए ही हुए थे क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे लिखा गया होगा, एडजस्ट कर लेना। तो अगर मोलर चालकता चाहिए थी अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की, तो हमने तो खुद से ही एक नया फॉर्मूला बना लिया, केवल अपने विचारों से सोचकर। और साइंस की तो खूबसूरती यही है ना, सोचना है कि सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता लेनी है। भैया इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 91, प्लस HCl का मोलर चालकता अनंत तनुता पर, इसका भी मान दिया हुआ है कितना, 426। माइनस करना है ना, माइनस करना है किसका, मोलर चालकता अनंत तनुता पर, सोडियम क्लोराइड, उसका मान दिया था 126। तो सीधे सीधे ये देखिए, ये हो गया 91, 426 माइनस 126 बचेगा कितना, 300। तो अनंत तनुता पर HCl का जो मोलर चालकता आने वाला है, अब आपको उसका सीधे सीधे मान मिलेगा। और वो मान कितना मिलने वाला है, तो प्यारे बच्चों आप सीधे समझ पाए, 391 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा, यूनिट यहाँ पर ओम इनवर्स में दिया है, तो ओम इनवर्स ही तो महो या सीमेन कहलाता है ना। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर या ओम इनवर्स लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये बन गया आपका आंसर। तो कई बार इस वैरायटी के क्वेश्चन भी आएंगे, और मुझे लगता है इस वैरायटी के क्वेश्चन तो आपके पहले वैरायटी से भी ज़्यादा आसान होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को केमिकल रिएक्शन क्या दिया है, क्या लाना है, उसकी मदद से आप एक बार केमिकल रिएक्शन बनाना, जो चाहिए रहेगा उसको एक साइड रखना, बाकी सबको एक साइड रख देना, प्लस माइनस एडजस्ट करना, वैल्यू आपको दी हुई रहेगी क्वेश्चन में, सवाल हो जाएगा कंप्लीट। तो आसान है ये चीज़ें, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब इसी में ना हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, और ये समझ लेना कि लास्ट ही रहेगा, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से हो जाएगा कंप्लीट। पर मैंने पहले भी कहा है, अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हम अलग से उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मेरा पूरा प्रयास है ना कि आपकी पढ़ाई में एक बूंद की कमी ना रहे, आप जो सपने देख रहे हो वो पूरा कंप्लीट हो। इसलिए मैं अलग से फिजिक्स के भी वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट कर दिया हूँ, और समय के साथ और चीज़ें मैं बढ़ाते ही चले जाऊँगा। ठीक है, चलिए नया कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे हैं, वियोजन की कोटि। ठीक है, वियोजन की कोटि। तो
ये वियोजन की कोटि, इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम नाम देते हैं। और ये एक्चुअल में कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो अल्फा से। कैसे? अल्फा से। कहाँ यूज़ होता था, तो ये आप याद कीजिए, आप लोग जब क्लास 11th में थे ना, तब ऐसा A + B से मान लो कोई एक रिएक्शन होता था, उससे मान लो A आयन बना और ये क्या बना, B आयन। ठीक। T = 0 टाइम पे इसकी सांद्रता क्या थी, C थी। और ये तो उत्पाद है, उत्पाद कितना रहता है, 0 मोल रहता है शुरू में। T = T टाइम पे मान लीजिए ये कुछ मात्रा वियोजित होगा और अभिकारक जितना घटता था उत्पाद में उतनी ही तो वृद्धि होती थी। ठीक। तो ये मान लीजिए C अल्फा घट गया, तो यहाँ भी इसका स्टाइकियोमेट्री 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है करके यहाँ भी क्या आता था, C अल्फा, यहाँ भी आता था C अल्फा। फिर आप कहाँ पहुँचते थे, आप पहुँचते थे साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में C - C अल्फा, क्योंकि अभिकारक है, समय के साथ क्या हुआ है, घटा है। उत्पाद समय के साथ बढ़ा है, मतलब इन दोनों को जोड़ो तो क्या आता था, C अल्फा। ये बस ना ओस्टवाल्ड के नियम को मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ कि वहीं पर आप लोग अल्फा के बारे में पढ़ते थे, रासायनिक साम्य अवस्था, आयनिक साम्य अवस्था वाले चैप्टर में। ठीक है। और यहीं से अगर मैं आपको K की वैल्यू बोलूँ, Kc Kp ये जो पढ़ते थे, वो एक्चुअल में क्या लेते थे, वो आप लेते थे उत्पाद का सांद्रताओं का गुणनफल बटे में अभिकारक की सांद्रता। कोई तो सॉलिड है नहीं, सारे के सारे एक्वस फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप रखते थे C अल्फा × C अल्फा। साम्य अवस्था पे जो आया है ना, उसी को लेना ना। नीचे क्या हो जा रहा है, C - C अल्फा। तो ध्यान से देखने से ये हो जाता था C² अल्फा²। यहाँ C कॉमन होता था, 1 माइनस क्या लेते थे, अल्फा। ये Kc की वैल्यू आ रही है ना, Kc या K क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। ठीक है। दर कांस्टेंट या दर स्थिरांक या रेट कांस्टेंट, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम देते थे। एक सी क्या हो जाता था, कैंसल। तो हमें फाइनली वैल्यू मिलती थी ये Kc या K की फाइनल वैल्यू कितनी मिलती थी, C अल्फा² 1 - अल्फा, जहाँ अल्फा जो होता था वो 1 से क्या होता था, बहुत छोटा होता था। क्यों? क्योंकि हम लोग अत्यंत तनु विलयन ले रहे हैं ना। मैंने पहले ही बोला, चाहे कुलरॉस लॉ लो या ओस्टवाल्ड लॉ लो, चाहे हेनरी का लॉ लो, डाल्टन का लॉ लो, सारे लॉ तनु विलयन के लिए ही वैलिड है। केमिस्ट्री के सारे सिद्धांत तनु विलयन के लिए ही है। और तनु विलयन के लिए अल्फा का मान 1 से बहुत छोटा होता है, मतलब 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। सांद्र विलयन के लिए ये सीधे 1 के बराबर आ जाता है, तो 1 के बराबर आ जाता है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। हमको मतलब है वियोजन की कोटि अल्फा से। इस चैप्टर में आपको वियोजन की कोटि अल्फा का मान, चलिए ये अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो बस पुरानी यादें थी कि वहाँ पर आप लोग अल्फा पहली बार देखे रहते थे, बस मैंने उसको याद दिलाया बस। और ये फॉर्मूला ला के रख लिया हूँ, इसका भी मैं काम कराने वाला हूँ, इसलिए मैं इतना बड़ा पूरा याद दिलाया। अल्फा कैसे लाना है, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, विद्युत रसायन के चैप्टर में, तो याद रखना अल्फा वियोजन की कोटि कुछ नहीं है, ये किसी भी सांद्रता पे मोलर चालकता और अनंत तनुता पे मोलर चालकता का क्या होता है, अनुपात होता है। बहुत आसान, इतना सा खेल है। मतलब मोलर चालकताओं का ही अनुपात है। एक केस में क्या लिया गया है, किसी भी सांद्रता पे, और दूसरे केस में क्या लिया गया है, अनंत तनुता पे। सेम इसी को चाहूं तो मैं तुल्यांक चालकता के टर्म्स में भी लिख सकता हूं कि किसी भी सांद्रता पे तुल्यांक चालकता और अनंत तनुता पे तुल्यांक चालकताओं का अनुपात भी क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। तो यही है आपका अल्फा का वैल्यू। सवाल बनाएंगे तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब अल्फा में कुछ नहीं करना है, मोलर चालकताओं का अनुपात लेना है। कब, किसी भी सांद्रता पे और अनंत तनुता पे, या तुल्यांक चालकताओं का ही अनुपात लेना है, किसी भी सांद्रता पे या अनंत तनुता पे। पर ध्यान रखना, ऊपर में मोलर चालकता और नीचे में तुल्यांक चालकता मत लगा देना, पूरा रायता फैल जाएगा। ठीक, एक काम करो, इस K की वैल्यू में ना ये अल्फा को लाके सेट कर दो। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अगर मान लो मुझे Kc की वैल्यू चाहिए होती तो मैं क्या बोलता, C, मैं मोलर चालकता वाला टर्म ले रहा हूँ, किसी को भी ले सकता हूँ, चाहे इसको और में है दोनों। तो मैं क्या बोलूँगा, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या करना है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा की जगह पे फिर से मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से Kc का मान आ जाएगा C। ध्यान देना ना, ये क्या हो जाएगा, किसी भी सांद्रता पे जो मोलर चालकता आएगी उसका क्या कर रहे हैं आप लोग, स्क्वायर कर रहे हैं। बटे में क्या है, बटे में है
अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता आई है उसका स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई नीचे में जब आप देख रहे हो ना तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ये देखो ये लाइन अलग है ना, यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत तनुता पे मोलर चालकता माइनस किसी भी सांद्रता पे मोलर चालकता डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ रहा है अनंत तनुता पे मोलर चालकता। एलसीएम लिया ना मैं नीचे वाले का, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो ये देखिए यहाँ का मोलर चालकता और यहाँ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, फाइनली आप ऊपर देखेंगे तो सी आएगा, मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पर उसका स्क्वायर आया ऊपर में। ये जो हिस्सा है ये नीचे उतर जाएगा ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोलर चालकता अनंत तनुता पे, और यहाँ आ जाएगा मोलर चालकता, यहाँ क्या आ रहा है अनंत तनुता माइनस मोलर चालकता एट एनी कंसंट्रेशन। ये फाइनल वैल्यू आपका आ गया किसके लिए, केसी के लिए। तो ये केसी का फॉर्मूला है, चाहे तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो फाइनल ये मैंने लिखा है ना, ये फॉर्मूला है। क्लियर है? चलिए इस पूरे को नोट कर लीजिए, और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। बस आपको अल्फ़ा का जो फॉर्मूला है इस पर ध्यान देना है, और साथ ही साथ में केसी का ये जो फाइनल फार्मूला मैंने बनाया है उस पर ध्यान देना है। ये पूरी खेल हमने मोलर चालकता के लिए ली है। अगर तुल्यांक चालकता के लिए लेते तो जहाँ जहाँ m लिखा वहाँ वहाँ पर आप लोग तुल्यांक चालकता EQ लगा देते। हाँ ना, तो सब कुछ सेम ही है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, घबराइए मत। ये आप लोग को थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा कि अरे यार समझ नहीं आ रहा है, सवाल देखो ना कितना मजा आने वाला है। चलिए ये सवाल देखते हैं, इससे हमने जो अभी पढ़ा है ना वो चीज़ें पूरी क्लियर होने वाली हैं। क्या कहता है सवाल में कि 298 केल्विन ताप पर एसिटिक अम्ल विलयन के वियोजन की कोटि, मतलब किसकी गणना करना है, अल्फा की गणना करना है, अल्फा लाना है। और अल्फा कैसे लाना है, तो हम सब ने पढ़ा है कि मोलर चालकता किसकी, एसिटिक अम्ल की, कहाँ पर, किसी भी सांद्रता पे, डिवाइडेड बाई करना था मोलर चालकता किसकी, एसिटिक अम्ल की, कहाँ पर, अनंत तनुता पर। ये अनुपात होता है, और इसी अनुपात को हम क्या नाम देते हैं, वियोजन की कोटि अल्फा। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ सवाल में ना डाटा दिया हुआ है, डाटा पे ध्यान देना कि यहाँ मोलर चालकता दी हुई है एसिटिक अम्ल की, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा है ना, मतलब समझ लो ये किसी भी सांद्रता पर है। तो किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता एसिटिक अम्ल की दी हुई है 11.7, और जो भी उसका यूनिट है। आगे ना आपको लैम्डा दिया है। लैम्डा का मतलब ही क्या होता है, तुल्यांक चालकता। लैम्डा आते ही हम लोग क्या समझ जाते हैं, तुल्यांक चालकता पे बात हो रही है। तो H+ आयन की तुल्यांक चालकता दी हुई है 349.1, और एसिटेट आयन की तुल्यांक चालकता दी हुई है 40.9। इस तुल्यांक चालकता को देख के मेरे दिमाग में ही एक चीज आ जाता है, क्या, कोलरॉश का नियम। तो भैया जब मैं कोलरॉश का नियम लगाऊंगा, ठीक है, तो कोलरॉश के नियम से आप सबने तो अभी अभी ये बात पढ़ी रखी थी, ठीक है, कि भैया अगर मोलर चालकता चाहिए कहाँ, अनंत तनुता पे, किसका, एसिटिक अम्ल का, तो वो तुल्यांक चालकता आएगा किसका, H+ आयन का, प्लस तुल्यांक चालकता आएगा अनंत तनुता पर किसका, एसीटेट आयन का। याद आई बातें, यही तो कोलरॉश ने हमको सिखाया। तो यहाँ पर आपको अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल का जो मोलर चालकता है उसका मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू तो आपको दी हुई थी सवाल में, कितना, 349.1 प्लस 40.9। सॉल्व करने से ये 390 आएगा। ठीक है, यूनिट तो वही रहेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आ गया आप लोग का तुल्यांक चालकता एसिटिक अम्ल का। ठीक है, कब, अनंत तनुता पर। अब आपको क्या चाहिए था, आपको अल्फा चाहिए था। अल्फा की वैल्यू तो आप सबने तो लिखी रखी है ना, क्या है अल्फा, तो अल्फा क्या है, मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पर, और वही मोलर चालकता कहाँ पर, अनंत तनुता पर। इसी का तो अनुपात होता है ना, इसी का तो अनुपात होता है क्या, अल्फा। यौगिक विषय में रहना चाहिए, बस यहाँ मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पर रहनी चाहिए, और यहाँ मोलर चालकता अनंत तनुता पर रहनी चाहिए। इसका अनुपात क्या कहलाएगा, अल्फा। आपको तो अब वैल्यूज पता है, क्या वैल्यू पता है भैया, किसी भी सांद्रता पे मोलर चालकता एसिटिक अम्ल का कितना दिया था, 11.7, और अनंत तनुता पे आपने कोलरॉश के नियम को लगा के ला लिया है कितना, 390। इनको आप भाग दे दीजिए, आपको अल्फा की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी।
तो ठीक है, यहाँ पर हमने इस सवाल में दो चीज़ें लगाई, कोलरॉस का नियम भी लगाया और अल्फा का फॉर्मूला भी लगाया। एक और क्लासिकल सवाल करते हैं। हमेशा वीडियो की लास्ट में एक प्यारा सा सवाल कराता हूँ जिसमें हम पूरे वीडियो में जो भी चीज़ें पढ़े हैं वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। ठीक, या चलिए अगर आप लोग इतने से भी संतुष्ट हैं तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए फिलहाल। चलिए, एक प्यारा सा सवाल आ गया है। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि टीचर को भी ना वीडियो का लेंथ देखकर पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये एक थोड़ी सी फितरत में आ गया है कि भैया वीडियो का अगर लेंथ लंबा दिखेगा, 40-50 मिनट का वीडियो दिखेगा, पढ़ते ही नहीं है ना। ये नहीं समझते हैं कि जितना अच्छा, जितना लंबा वीडियो है, मतलब टीचर ने भी तो उसमें अच्छा मेहनत किया है, ज़्यादा कंटेंट है उस वीडियो में, तो उसको तो और ज़्यादा मन देकर ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए और खूब पसंद से देखना चाहिए। पर क्या ही बोलोगे, कई बार हम भी जब वीडियो बनाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना रहता है कि भैया जनहित में जारी, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए छोटा वीडियो बने और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आ जाए। चलो, फिर भी मन तो नहीं था इस क्वेश्चन को कराने का, पर ये क्वेश्चन इतना शानदार है ना, और आया हुआ क्वेश्चन है ना जेई का, कि इसमें आपने पिछले 2 लेक्चर्स में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारा कंप्लीट हो जाएगा ना इस एक क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, थोड़ा सा बोर्ड में मुझे स्पेस कम पड़ेगा, इसलिए आप लोग पहले इस सवाल को ना नोट करके रख लीजिए। और अब हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। क्या बीच में मुझे इसको मिटाना भी पड़ सकता है? सवाल पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? 0.01 नॉर्मल, मतलब यहाँ पर नॉर्मेलिटी की वैल्यू दे दी है 0.01, बोले तो 10 की घात ऋण 2 नॉर्मल, इसकी दे दी नॉर्मेलिटी। आगे सवाल में और बोल रहा है एसिटिक अम्ल का विलयन है जिसकी विशिष्ट चालकता, याद रखिए बच्चों, विशिष्ट चालकता जब भी बोले ना तब आप समझ लेना किसके बारे में बात कर रहे हैं, कप्पा के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने ये सारी बातों को जाना होगा। विशिष्ट चालकता बोले तो कप्पा का मान दिया हुआ है या कापा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो ये दिया है 1.65 × 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मैंने आपको यूनिट देखकर भी किसका मान दिया है किसका नहीं दिया है ये बात पहचानना सिखाया था। अगर 2 डिजिट का यूनिट है, ये ओम इनवर्स को ही हम लोग महो या साइमन भी बोल सकते हैं ना। अगर 2 डिजिट का यूनिट है तो वो कप्पा का मान है, और अगर 3 डिजिट का यूनिट हो जाए जैसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये 3 डिजिट का यूनिट है ना, तो ये चालकता का मान है, चाहे तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता। बस तुल्यांक चालकता में यहाँ ग्राम इक्विवेलेंस रहता है, हालांकि अभी तो हमारे सवाल में ही कई बुकों में ऐसे ही मोल दे दिया रहता है ये तुल्यांक चालकता ही, और मोलर चालकता में तो यहाँ मोल देता है। खैर चलिए ठीक है। हमसे अब क्या बोलता है, हमको 2 डाटा और दिया हुआ है कि H+ आयन का अनंत तनुता पे तुल्यांक चालकता का मान दिया हुआ है, ऐसे ही एसिटेट आयन का अनंत तनुता पे तुल्यांक चालकता का मान दिया हुआ है। सवाल बड़ा प्यारा है कि इसमें 4 चीज़ें पूछी है, घबराना नहीं है, ट्राई करना है। ठीक, क्या पूछा है? पहले तुल्यांक चालकता पूछा गया है। तुल्यांक चालकता कहाँ पे? इस सांद्रता पे ना, अनंत तनुता पे नहीं। तो हमको तुल्यांक चालकता लाना है। ठीक, यहाँ पर मैं अनंत तनुता नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस सांद्रता पे लाना है, इस नॉर्मेलिटी पे लाना है। नॉर्मेलिटी किसको परिभाषित करता है? मोलरता, नॉर्मलता, सब कुछ सांद्रता को परिभाषित करते हैं। फिर मोलर चालकता लाना है, किसका? एसिटिक अम्ल विलयन का। और फिर वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि मतलब अल्फा लाना है, और दर स्थिरांक मतलब के का मान लाना है। ये 4 चीज़ें लानी है। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे तुल्यांक चालकता चाहिए, किसका? एसिटिक अम्ल का, तो हम सब ने ये बात पढ़ रखी है कि तुल्यांक चालकता और कप्पा के बीच में रिलेशन होता है क्या? कप्पा × 1000 नॉर्मेलिटी, उससे आपकी तुल्यांक चालकता आती है। तो आप सीधे सीधे वैल्यू रखिए। कप्पा का वैल्यू आपको मिल चुका था 1.65 × 10⁻⁴। 1000 को मैं लिखूंगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ चुकी है, वो है 10 की घात ऋण 2। अब पावर को ऊपर ले जाइए, मेंटेन कीजिए, तो प्यारे बच्चों आप यहाँ समझ पाएंगे कि यहाँ बचेगा 10⁻⁻1, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+2। तो कुल मिला जुला के हमें यहाँ मिलेगा 1.65 × 10⁻⁻1 × 10⁻², मिला जुला के क्या मिला? 10, और 10 का जब आप इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16.5। क्या आएगा? ओम इनवर्स, जिसको आप साइमन भी बोल सकते हो, पर सेंटीमीटर स्क्वायर
और ग्राम इक्विवेलेंस बोलना चाहिए। क्यों ग्राम इक्विवेलेंस बोलना चाहिए? पर ग्राम इक्विवेलेंस, क्योंकि आप लोग तुल्यांक चालकता ले रहे हो। क्या ले रहे हो? तुल्यांक चालकता। समझ में आई बातें? पहला सवाल तो हमारा डील हो गया। कई बार किताबों में पर मोल बोल देगा तो घबराना मत, मैं तुम लोग को एकदम सच्चाई वाली बात बताया हूँ कि ग्राम तुल्यांक बोलना चाहिए, पर किताबों में पर मोल बोल दिया जाए तो भी लेने को तैयार रहना। ठीक, कंफ्यूज मत होना, अरे सर आप तो ये पढ़ा दिए, हम तो यहाँ ये पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ाए हैं वो सही पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए ये तो तुल्यांक चालकता पहला सवाल का आपको मान मिल गया। दूसरे सवाल में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? मोलर चालकता लानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से देखा है तो मैंने आपको ये रिलेशन बताया था कि मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता के बीच में ये रिलेशन है कि n इंटू मोलर चालकता होता है n इंटू तुल्यांक चालकता। अब ये n क्या होता है? तो n कंपाउंड को ब्रेक करने से आता है। यहाँ पर हमारा कंपाउंड या विद्युत अपघट्य कौन था? एसिटिक अम्ल। ये जब ब्रेक होगा तो CH3COO माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H प्लस। तो n का मान कितना आ गया भैया? n का मान आ गया 1। और जब n का मान 1 आएगा तो 1 को रखो ना यहाँ, तो 1 इंटू कुछ भी करोगे तो वैल्यू तो सेम आनी है। मतलब कि इस बार मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता का मान आपस में क्या है? बराबर है। तो अगर मुझे एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता का मान चाहिए था, ठीक, तो एसिटिक अम्ल की इस बार मोलर चालकता का मान कितना आया? जो तुल्यांक चालकता का आया, मतलब 16.5 ओम इनवर्स, जिसको हम लोग साइमन भी बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट में क्या आएगा? पर मोल। यहाँ ग्राम इक्विवेलेंस पर इनवर्स आया था, यहाँ मोल इनवर्स आया। इतना फर्क रहता है। तो हमारा पहला डील हो गया, हमारा दूसरा डील हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे? वियोजन की कोटि में। तो फिलहाल के लिए आप लोग इन दोनों को नोट कीजिए। ठीक, अब चलिए अब हम इसको रब कर दे रहे हैं वियोजन की कोटि लाने के लिए। ठीक, ऐसे सवाल में कोई डाटा अभी पहले से दिया हुआ है, उसको अभी हम लोग यूज करेंगे। तो यह वियोजन की कोटि अगर आप लोग को लानी है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक, अगर हमको वियोजन की कोटि लानी है तो हमने पढ़ा है वियोजन की कोटि का फॉर्मूला ही होता है मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पे और मोलर चालकता अनंत तनुता पे, इनका अनुपात ही क्या होता है? वियोजन की कोटि। तो ये तो आपको मिल चुका है, अभी तो लाए 16.5 के आसपास। ये आपको नहीं पता। ये पता करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा कोलराश का नियम। हमको क्या लगाना पड़ेगा? कोलराश का नियम। और कोलराश के नियम से हमको पता है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भैया अगर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता अनंत तनुता पर चाहिए तो वो उसके संगत आयनों के तुल्यांक चालकताओं का अनंत तनुता पर क्या आता है? योग के बराबर आता है। ठीक है, अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता किसका? एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन। आपको ये डाटा आप सवाल में गिवन था। H प्लस आयन का कितना दिया था प्यारे बच्चों? 349। और इसका कितना दिया हुआ है? 41। जब मैं सॉल्व किया तो मुझे एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता मिल गई अनंत तनुता पर। कितनी मिली भैया? तो वो मिली 390। अगेन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चाहो इसको ओम इनवर्स भी लिख दो, अगर सवाल में आपको ओम इनवर्स दिया है, साइमन दिया है, कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। ये अलग मत मान लेना और इसको अलग मत मान लेना, दोनों सेम है। ठीक, एक ही चीज़ है, वो बोलते अलग अलग है। तो अल्फा का मान आ जाएगा। अल्फा का मान क्या था? एसिटिक अम्ल का तुल्यांक चालक मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पे, और एसिटिक अम्ल का क्या करना था? अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता। चलिए लिख दे रहा हूँ एसिटिक अम्ल दोनों जगह, यहाँ भी एसिटिक अम्ल, यहाँ भी एसिटिक अम्ल, सेम कंपाउंड का लेना ना। तो भैया इसका मान आपको पता है कितना है? कितना है? अभी लाए थे 16.5 लाए थे, डिवाइडेड बाई कितना ले रहे हो? 390 ले रहे हो। आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, आपको अल्फा का मान मिल जाने वाला है। सॉल्व करने से भी 0.0423 आएगा, और अल्फा का कोई यूनिट नहीं रहेगा ना, क्योंकि ऊपर भी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, नीचे भी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो, तो कैंसिल हो जाएगा। अल्फा का बस सीधा सीधा वैल्यू मिलेगा। तो ये हमने तीसरा भी सवाल देख कर लिया, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बारी है दर स्थिरांक की। तो दर स्थिरांक के लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला था, और इसीलिए मैंने आपको पुराने जमाने की यादें करवाई थी ना क्लास 11th का। मैं कह रहा था केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम इधर बोर्ड में पूरा लिखवाया था। क्यों लिखवाया था? सवाल में आ गया ना, पूछा हुआ सवाल है भाई।
ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन के लाना है। के के लिए हमने पढ़ रखा है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यही तो है ना नॉर्मेलिटी, कितनी 10 की पावर -2। वे कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में दे सकते हैं, मोलरता के टर्म में भी दे सकता है और नॉर्मलता के टर्म में भी दे सकता है। अल्फा का मान तो अब ये भी आपने लाया 0.423 का स्क्वायर 1 माइनस 0.0423। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। जब आप इसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी और वो लगभग 1.85 इंटू 10 की पावर -2 के आसपास आने वाली है। ठीक है, अच्छा इसको 10 की पावर -5 कीजिए, ये आपका हो गया की का वैल्यू। तो इस तरीके से आप लोग हर टाइप के सवाल बनाने में आप सक्षम हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है तो घबराया मत करें, उसमें कंटेंट भी तो ज़्यादा रहता है भाई। चलिए ठीक है, तो हमारा अब हम मान रहे हैं कि हमारा जो विद्युत रसायन का चैप्टर है वो पूरी कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियोस कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आ रहे हैं भैया तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर लिया करो। सब नियम कानून रहता है यूट्यूब का, उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, आपका प्यार मिलता है, और आदमी जब मोटिवेट होता है ना तो और ईमानदारी से और एफिशिएंसी से काम करता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। कुछ छूट गया होगा तो कमेंट करके बता देना, अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुद का खूब ख्याल रखो, खूब पढ़ाई करो और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से डील करो। हैव अ वेरी ग्रेट डे।